हमारी जो 9th यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें जो सब्सटेंसेस होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ज़्यादातर इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर की जो डेफिनेशन होती है, सेमीकंडक्टर, these are the substances which behaves as a insulator at low temperature and as conductor, और कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं एट सम, ज़्यादा हाई नहीं, कुछ हाई टेम्परेचर पर ही, सम हाई टेम्परेचर। ठीक है। अब ये सम हाई टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करते हैं, इनको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इनको समझ सकते हैं हम बैंड थ्योरी, बैंड फॉर्मेशन या बैंड थ्योरी। ये एक्सप्लेन किया गया कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे कंडक्टर हो, इनके बीच में ये जो है बैंड्स होते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल होते हैं, और उस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम इनको डिफाइन करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को। जैसे बैंड थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे सेमीकंडक्टर का जब हम एग्जांपल देते हैं तो इसमें लिया जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, गैलीलियम, ये होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं उनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का ज़्यादातर यूज होता है, आर्सेनिक भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और इसका होता है 32। ठीक है, हम 14 को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर जब हम 14 लेके चलते हैं सिलिकॉन का, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p2, ये हो गया हमारे पास। तो जो वैलेंस सेल है, वो थर्ड सेल जो है ना, वो वैलेंस सेल है, और थर्ड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में है। अब p ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितने? 6। ठीक है, अब इसमें p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसका मतलब ये अभी 4 इलेक्ट्रॉन अभी की जगह खाली है, यानी कि कम से कम एक ऑर्बिटल तो खाली है और 2 हाफ फील्ड है। ठीक है, तो जब हम इसमें बैंड फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं सिलिकॉन के अंदर n एटम्स के लिए, तो क्या करते हैं कि जब एटम्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, शुरुआत में अगर एटम दूर दूर है तो हमारे पास ये एनर्जी लेवल बढ़ेगा। मान लिया कि ये तो हो गया 1s का एनर्जी लेवल, 1s। हमने 8th यूनिट में पढ़ा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर जो है ये 1s ऑर्बिटल हो गया, इसकी एनर्जी होगी, ये मान लिया कि 2s की एनर्जी है, और ये 2p की एनर्जी है, और ये है 3s, और ये एनर्जी लेवल ले लिया हमने 3p एनर्जी लेवल ले लिया ये। ठीक है, व्हेन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज ग्रेटर देन कोई स्पेसिबल, जैसे इसका इंटर एटॉमिक रेडियस a है, तो जब इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो ग्रेटर देन a के, d जो है वो ग्रेटर देन a है, यानी कि ये सिचुएशन है, उस केस में 3s एनर्जी लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम 3p एनर्जी लेवल, यानी कि एनर्जी ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन्स इज
डिफरेंट फ्रॉम 3s इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि देयर विल बी नो इंटरेक्शन। अगर एक एनर्जी लेवल हो जाता है दोनों सभी इलेक्ट्रॉन्स का तो वो आपस में अपने ऑर्बिटल चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब ना तो 3s वाला p में जंप हो सकता है ना p वाला s में, तो इसका मतलब इनमें डिफरेंट एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें, जब इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, मतलब इनके इंटरएटॉमिक रेडियस से ज़्यादा दूर है, ये टच नहीं है, तो उस केस में 3s और 3p इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने ऑर्बिटल में रहेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सा नज़दीक लाते हैं, यानी कि जब सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल बनाते हैं ना, तब जब हम इनको नज़दीक लेके आते हैं, थोड़े से और नज़दीक आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ये c डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस हो जाएगी ना, d है ये डिस्टेंस। अब ये थोड़ा सा नज़दीक जब आ जाते हैं, यानी कि c लेवल की डिस्टेंस पे आ जाते हैं, हम थोड़ा सा नज़दीक आ जाते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी जो है ना घटनी शुरू होती है। 3p की एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है और 3s की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर जब हम इनको थोड़ा सा और नज़दीक ले आते हैं, इतना नज़दीक लेके आ जाते हैं, तो इस केस में जब ये b के करीब आ जाता है, इनकी इंटरएटॉमिक डिस्टेंस b के करीब आ जाती है, तो उस केस में ड्यू टू द इंट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, जो मॉलिक्यूल्स को दूर नहीं जाने देता है, तो ज़्यादा नज़दीक आने से उसके इफेक्ट से 3s इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और 3p इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी एनर्जी लगभग सेम हो जाती है। अब इससे आगे s के इलेक्ट्रॉन p में जा सकते हैं, p के इलेक्ट्रॉन s में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, फिर जब हम इस डिस्टेंस को बिल्कुल नज़दीक ले आते हैं, यानी कि ऐसे ले आते हैं, तो उस केस में यहाँ तक ये वेरिएशन ऐसे ही चलेगा। ठीक है, और अगर इस डिस्टेंस को थोड़ा सा और, यानी कि थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग करवा दे, बिल्कुल टच कर दे हम इनको, तो क्या होगा कि जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनका एक एनर्जी लेवल डिफरेंट बन जाता है और अनफील्ड इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल यहाँ से ए से थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे ही जो है ये अनफील्ड ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल अलग बन जाता है। मतलब अब क्या होता है, इस एनर्जी लेवल में आ जाते हैं सारे फील्ड ऑर्बिटल्स। ये सारे फील्ड ऑर्बिटल जो हैं, यानी कि जो फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन थे ना लास्ट के वैलेंस सेल में, उसके जो फील्ड ऑर्बिटल हैं वो सारे इस एनर्जी लेवल में एडजस्ट हो जाते हैं और जो खाली रह जाते हैं वो इस एनर्जी लेवल में सेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एक एनर्जी लेवल बन जाता है फील्ड ऑर्बिटल्स का, एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है अनफील्ड ऑर्बिटल्स का। ठीक है, इस एनर्जी लेवल को कहा जाता है, ये जो फील्ड वाला है इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 और 2 4, 2 p के और 2 s के, तो ये इसको कहा जाता है वैलेंस बैंड। इसको क्या कहा जाता है, वैलेंस बैंड कहा जाता है। और अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यानी कि फील्ड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके अनफील्ड ऑर्बिटल में अगर मूव कर सकता है, चला जाएगा, तो वो सारे क्रिस्टल में भी जा सकता है। अगर वो अपना इस एनर्जी लेवल को चेंज कर सकता है, छोड़ सकता है, तो फिर वो पूरे क्रिस्टल के अंदर मूव कर सकता है, हर एक एटम में जा सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के अंदर मूव कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे क्रिस्टल में मूव कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मूव कर सकता है, तो आसानी से चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि करंट का कंडक्शन हो सकता है। करंट का कंडक्शन कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी लेवल को छोड़ के इस एनर्जी लेवल में आया। ठीक है, तो इसलिए इस एनर्जी लेवल को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर बैंड फॉर्मेशन होती है, सभी में होती है, सेमीकंडक्टर में भी, इंसुलेटर में भी और कंडक्टर में भी, लेकिन ये हमने सेमीकंडक्टर के अकॉर्डिंग आपको समझाया है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है
इस डिफरेंस को कहा जाता है बैंड गैप एनर्जी। जो दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको कहा जाएगा बैंड गैप एनर्जी। जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बैंड गैप एनर्जी कहा जाता है, Eg। तो अगर हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देते हैं तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके इसमें चला जाता है। सिलिकॉन के केस में जो बैंड गैप एनर्जी होती है, जर्मेनियम के केस में बैंड गैप एनर्जी होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के केस में होती है 1.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये बैंड फॉर्मेशन होगी। अब इस बैंड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को बाइफरगेट करते हैं, यानी कि उनको डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई ये सेमीकंडक्टर है, ये इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग होती है। मतलब कंडक्शन बैंड भी यही है और वैलेंस बैंड भी यही है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वो पूरे क्रिस्टल में फ्रीली मूव करते रहते हैं। हमने सिर्फ ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है और करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, जो इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और हो सकता है उतनी ज़्यादा एनर्जी देने के लिए उसको ज़्यादा हीट करें हम तो वो डैमेज भी हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से या थोड़ी बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बैंड के अंदर नहीं पहुँचता। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो घटता है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से जो बॉन्ड टूट जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए लेकिन ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कम एनर्जी के ऊपर या बिल्कुल कम टेम्परेचर के ऊपर जिस तरह कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर सकते, तो ये काम करते हैं इंसुलेटर का। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो बैंड गैप होता है वो इन से तो ज़्यादा होता है और इन से कम होता है। मतलब ये तो हो गए कंडक्टर, ठीक है, ये हो गए इंसुलेटर और ये हो गए सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो बैंड गैप होता है वो इंसुलेटर से कम होता है और सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। लेकिन अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये लो टेम्परेचर पर तो बिहेव करते हैं इंसुलेटर का और थोड़े से हाई टेम्परेचर पे बिहेव करते हैं कंडक्टर का, इसलिए इनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। तो बैंड गैप बैंड फॉर्मेशन समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। एक सेमीकंडक्टर होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, या जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, एज इट इज पाए जाते हैं, वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर मैंने बताया कि बैंड गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था। अगर इलेक्ट्रॉन अपना इस एनर्जी लेवल को चेंज करता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो वो अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ देता है। ठीक है, मतलब एक वैकेंसी क्रिएट कर देता है, पॉजिटिव वैकेंसी। इसको कहा जाता है होल। क्या कहा जाता है? तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जितने होल होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे उतनी पॉजिटिव वैकेंसी वैलेंस बैंड में क्रिएट होती हैं। इसलिए
प्योर सेमीकंडक्टर अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं पृथ्वी में। और इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और होल्स का नंबर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है इनको, Ni नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये Ni इज इक्वल टू Ne प्लस में NH, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे Ne इंटू NH इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Ni का स्क्वायर। ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर यानी कि दूसरी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये कुछ इम्प्योरिटी मिला के बनाए जाते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, या कहा जाता है उनको एक्सट्रिंजिक, इसको कहा जाता है एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, मेड बाय एडिंग इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें इम्प्योरिटी मिला के, ऐड करके, और जब इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है तो उसमें या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं या नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर नहीं होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल कैसे बढ़ेंगे, इम्प्योरिटी, पहले तो इम्प्योरिटी मिलाने का तरीका क्या है। इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है डोपिंग। इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डोपिंग, ठीक है। डोपिंग क्या सोच के की जाती है कि जो ये खाली, जैसे ये एटम्स हैं प्योर सेमीकंडक्टर के, ये एक दूसरे के नज़दीक हैं ऐसे, तो इनके बीच में कुछ खाली जगह होती हैं जिनको वॉइड्स कहा जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब जो इम्प्योरिटी का साइज होता है ना, वो वॉइड के साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इम्प्योरिटी का साइज जो है प्योर सेमीकंडक्टर के बीच में जो वॉइड्स होती हैं उसके लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर इम्प्योरिटी की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 1 ppm होनी चाहिए, यानी कि 1 पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इम्प्योरिटी ऐड करनी है, उस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है, लेकिन इम्प्योरिटी का साइज इस वॉइड से ज़्यादा ना हो और इम्प्योरिटी के जो है कंसंट्रेशन 1 ppm के करीब हो। इसके बाद इम्प्योरिटी ऐड करने के तरीके वो सिंपल हैं। इम्प्योरिटी ऐड ग्राइंडिंग से भी हो सकती है। पहले नंबर पर हम डोपिंग जो है वो ग्राइंडिंग से भी कर सकते हैं, यानी कि पीस के, जैसे आटा पिसा हुआ होता है, नमक पिसा हुआ होता है, आटे में नमक मिलाया जाता है, ठीक है, पता नहीं चलता नमक मिला हुआ है, लेकिन ग्राइंडिंग से हो गया। दूसरा होता है कि दोनों को मेल्ट करें हम, ठीक है, इम्प्योरिटी को भी मेल्ट कर लें और प्योर सेमीकंडक्टर को भी मेल्ट कर लें और फिर उसको मिला दें, जैसे जूस बनाते हैं। तो दूसरे नंबर पे हो जाता है मेल्टिंग, मेल्टिंग प्रोसेस से। तीसरे नंबर पे होता है बम्बार्डिंग। बम्बार्डिंग होती है जैसे पेंट की जाती स्प्रे से, तो बगैर पेंट के जो सरफेस होता है ना वो थोड़ा सा रफ सा होता है, लेकिन अगर हम पेंट कर देते हैं, स्प्रे से पेंट करते हैं, तो जो खाली जगह होती है रफनेस सी होती है, उसके अंदर वो पेंट के पार्टिकल फिक्स हो जाते हैं और वो प्लेन से वो स्मूथ सरफेस बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब बम्बार्डिंग से भी जो है हम इम्प्योरिटी एटम्स की बम्बार्डिंग करते हैं और जो वॉइड्स होती है उसके अंदर जो है ना ये फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर होता है डिफ्यूजन, कंडेंसेशन। चौथे नंबर पे है कंडेंसेशन, यानी कि वेपोराइजेशन करके। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि पहले हम प्योर सेमीकंडक्टर को और इम्प्योरिटी एटम की वेपोराइज करेंगे, ठीक है, उनकी भाप बनाएंगे, उनकी धुआं बनाएंगे, और फिर जब वो गैस बन जाएगी उनकी, तो दोनों गैस जब मिक्स हो जाएंगी फिर उस मिक्सिंग गैस को क्या कर लेंगे, ठंडा कर देंगे, तो वो जम जाएंगे। तो इस प्रकार
ग्राइंडिंग से, मेल्टिंग से, बम्बार्डिंग से और कंडेंसेशन से हम क्या कर सकते हैं, डोपिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेंगे वो कितने टाइप के होंगे। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं। तो पहले नंबर पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें हो सकता है नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ से ना N फॉर नेगेटिव और N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा हो गए, तो P फॉर पॉजिटिव यानी कि P टाइप सेमीकंडक्टर। तो दो तरह के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, N टाइप और P टाइप। जब N टाइप की बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा करनी होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इम्प्योरिटी हमने ऐसी ऐड करनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सेमीकंडक्टर से। अब प्योर सेमीकंडक्टर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो जो इम्प्योरिटी होगी उसमें कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब 4 तो प्योर सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बना लें, 1 बच जाए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ऐड करनी होगी उसको बढ़ाने के लिए पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी। मतलब जो इम्प्योरिटी ऐड करनी होगी वो पेंटावेलेंट होनी चाहिए, उसके आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या उसका ऑक्टेट, ड्यूप्लेट या ट्रिपलेट पूरा होने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए। तो जैसे कि हम लेते हैं फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस होती है और आर्सेनिक होती है, ये जो होते हैं ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। तो फास्फोरस जो है उसका एटॉमिक नंबर है 15, तो उसके वैलेंस सेल जैसे 2, 8, 5, तो वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सिलिकॉन का होता है 14, 2, 8, 4, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने फास्फोरस ले लिया, एक पहले लेते सिलिकॉन, इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, इस 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर फास्फोरस ले लिया इस इलेक्ट्रॉन से होगी, ठीक है। इसी तरह एक सिलिकॉन जो है यहाँ ले लिया हमने, इसके 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे होगी। इसी तरह इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से शेयर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन हमने इस सिलिकॉन से शेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन बच गया 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री है अभी। इसी तरह यहाँ पे अगर एक फास्फोरस लेते हैं तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से शेयर हो जाएगा, और ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से शेयर हो जाएगा। अब एक और बच गया, ठीक है। इसी तरह इस सिलिकॉन का यहाँ पे एक फास्फोरस आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, नीचे फास्फोरस आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से शेयर हो जाएगा, ऐसे। तो इस प्रकार ये क्रिस्टल बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि हर एक इम्प्योरिटी एटम चाहे कोई सा भी हो, जैसे ये इसके भी 4 हो गए तो 1 बच गया, यहाँ पे 4 की शेयरिंग हो गई थी। तो हर एक इम्प्योरिटी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी है, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बिल्कुल समान एनर्जी से ही इस इलेक्ट्रॉन की अगर जगह लेता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन, जैसे ये फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था इसका ये, तो ये अगर इसकी जगह लेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक इम्प्योरिटी एटम जो है वो इंक्रीजेज द 1 इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल, एक नेगेटिव चार्ज कैरियर बढ़ा देता है, और वो चार्ज कैरियर पूरे क्रिस्टल में आसानी से फ्री हो सकता है, बस उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ठीक है। यानी कि उसको क्रिस्टल में मूव करने के लिए सिर्फ फास्फोरस के एटम से निकालना ही काफ़ी है, थोड़ी सी एनर्जी से ही वो बाहर आ जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर में ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो जो इम्प्योरिटी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए, किसमें, पूरे क्रिस्टल में। समझ में आया? तो इसका मतलब हमें जो एनर्जी लेवल बढ़ेगा इम्प्योरिटी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, और इस एनर्जी लेवल को कहा जाता है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल यानी कि एनर्जी लेवल ऑफ द इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स, इम्प्योरिटी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी लेवल होता है, बिकम जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। सो वी हैव टू सप्लाई ए स्मॉल एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रॉन थ्रू द क्रिस्टल। कंडक्शन बैंड में, मतलब कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिएगी और इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई और नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से बढ़ी है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम होल बड़ी आसानी से होल क्रिएट कर दें, अगर होल क्रिएट हो जाए आसानी से, ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जोड़नी पड़ेगी। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमने जोड़नी पड़ेगी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब पी टाइप की बात करते हैं, तो पी टाइप के लिए वी हैव टू ऐड ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए होता है एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलीलियम। 3 ही काफ़ी हैं, और भी होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलीलियम जो है ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। जैसे गैलीमोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 283, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, और सिलिकॉन का हमने बताया था 14, 284, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एल्यूमिनियम को हम डोप करते हैं सिलिकॉन में, तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से अपना बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से अपना बॉन्ड बना लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से अपना बॉन्ड बना लेगा। अब इधर अगर सिलिकॉन जोड़ना चाहते हैं हम, तो वही बात है कि यहाँ वाला खाली रह गया, क्योंकि ये एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा, ऐसे ये जुड़ गया, इसी तरह इधर एल्यूमिनियम से जोड़ देंगे और ये फिर सिलिकॉन जुड़ जाएगा ऐसे, और इस सिलिकॉन का ये एल्यूमिनियम से जुड़ गया, तो ऐसे ये फॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें। लेकिन हर एक सिलिकॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जुड़ गया इधर, एक इधर जुड़ गया, एक मान लिया इधर जुड़ जाता है नीचे की तरफ, ये रह गया खाली एल्यूमिनियम, इसका जुड़ा हुआ था लेकिन ये नहीं जुड़ा। इसी तरह फिर ये सिलिकॉन, ठीक है, तो हमें क्रिस्टल में मिलेंगे बुक में। लेकिन अब इस सिलिकॉन से जुड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है हमें, ठीक है, बॉन्ड कंपेयर करने के लिए। तो अगर इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है, मान लिया कि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाता है इसको कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ एक जगह बन जाएगी पॉजिटिव वैकेंसी। समझ में आया? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब इम्प्योरिटी का इधर उधर हो जाता है तो वो अपनी जगह एक ही वैकेंसी छोड़ के जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकता है, बॉन्ड दूसरे बॉन्ड की तरफ जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल जो है वो इजीली क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो वैलेंस बैंड जो होता है ये तो कंडक्शन बैंड हो गया, और वैलेंस बैंड में ही जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो होल कहाँ बनता है? वैलेंस बैंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को स्मॉल एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर जंप हो जाए तो यहाँ होल बन जाएगा। समझ में आया? तो ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, यानी कि पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ बढ़ता है? वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर, ताकि इलेक्ट्रॉन को जंप करने में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए।
अब वो किसी का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम वाला भी हो सकता है और सिलिकॉन वाला भी। लेकिन इस बॉन्ड का जब एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए आएगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और वो एनर्जी उसको थोड़ी चाहिए, थोड़ी एनर्जी से होल बन जाता है, तो इसलिए स्मॉल एनर्जी चाहिए उसको वैलेंस बैंड से फर्मी एनर्जी लेवल में जाने के लिए, और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए नंबर ऑफ होल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। समझ में आया? तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं होल, और एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पी टाइप में इम्प्योरिटी होती है ट्राइवेलेंट, एन टाइप में इम्प्योरिटी होती है पेंटावेलेंट। एक एक इम्प्योरिटी के कम से कम 2 इम्प्योरिटी के नाम याद होने चाहिए। इस प्रकार इनके डिफरेंस का अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्लियर कर सकते हैं। उसका फर्मी एनर्जी लेवल बढ़ता है कंडक्शन बैंड के नीचे, इसका फर्मी लेवल बढ़ता है वैलेंस बैंड के ऊपर, ठीक है।